स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 8 का यूनिट 8 का कुछ हम क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं जो कि अभी हमको बताए हैं। तो इसमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो बार बार आए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जैकेटिंग। जैकेटिंग के बारे में मैं आपको बताया हूँ। तो एक जैकेटिंग क्वेश्चन है, इस पर आप लोग अधिक ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैकेटिंग काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें सीमेंट मसाले का यूज करके किस तरह हम जैकेटिंग करेंगे। जैकेटिंग को हम नट बोल्ट्स के द्वारा भी करते हैं, प्लेट्स लगा के, ठीक है। उसके बाद गंटिंग क्या होता है, गंटिंग के बारे में आप लोग को बताएं कि सीमेंट मसाले का यूज करके और एक मशीन जो होती है उस मशीन के सहायता से हम उस पर क्या करते हैं, गंटिंग करते हैं। तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और रेट्रोफिटिंग के बारे में तो हमने आपको बताया ही है। रेट्रोफिटिंग के सारे टेक्निक्स और सारे तरीके हम बताएं कि कैसे कैसे रेट्रोफिटिंग होता है, ठीक है। कि चिनाई बिल्डिंग का रेट्रोफिटिंग होगा, रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या है, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताए हैं। रेट्रोफिटिंग जितनी भी तरीके से किया जाता है, ग्राउट्स के हेल्प से, बॉन्डिंग एजेंट्स के हेल्प से, और जैकेटिंग और रिप्लेसमेंट मटेरियल्स का भी प्रयोग करके, तो ये भी हम आपको बताए हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, अब बात आती है इसे रेट्रोफिटिंग की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता ये पड़ी कि अगर हमारी बिल्डिंग पुरानी हो गई है या फिर एक एज के बाद जो बिल्डिंग होती है वो उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, तो उसको फिर रिनोवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको नया बनाने के लिए या फिर उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा उसको देने के लिए हम रेट्रोफिटिंग करते हैं, ठीक है। तो रेट्रोफिटिंग से क्या होता है, जो भूकंप होता है उससे बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है, ठीक है। भवन जो होता है वो फिर उपयोग के लायक बन जाता है। भवन में जो निर्माण होता है वो फिर सही हो जाता है उसका निर्माण। भूकंप का जब भी हम निर्माण करते हैं, रेट्रोफिटिंग जब भी हम करते हैं तो इसको हम भूकंपीय जोन के आधार पे ही करते हैं, ठीक है ना। इससे अगर कोई अभिकल्पन में फ़ॉल्ट है या फिर इसके डिज़ाइनिंग में कोई फ़ॉल्ट है तो वो क्या है, वो पूरी तरीके से फिर से रिकवर हो जाता है। उसमें जो वास्तुकला का कोई दोष है या फिर अगर इस तरह का कोई चीज़ है तो उसका भी हम पूरा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ग्राउट्स के बारे में क्या होता है, तो ग्राउट्स में आपको बता चुके हैं, ये अभी पुरानी एक घोल होता है, ठीक है। गाढ़े तरल पदार्थ का घोल होता है जिसको हम एक मशीन से क्या करते हैं, फव्वारे के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। इनमें सीमेंट बेस ही होता है और पॉलीमर बेस होता है। अगर सीमेंट बेस रहेगा तो इसमें हम पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग करते हैं, और पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं। ये क्या होती है, घोल को हम क्या करते हैं, दरारों के अंदर अच्छी तरीके से भर देते हैं, उसके बाद हम उस पर से उसको सील पैक कर देते हैं। उसके बाद आता है गैस जनित घोल। गैस जनित घोल में क्या होता है, सीमेंट बालू के जो मिश्रण होते हैं वो गैस के बुलबुले उत्पन्न, जैसे हम सीमेंट में क्या करते हैं, जब हम सीमेंट बालू में पानी मिलाते हैं तो बहुत सारा गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम उसके अंदर ही होने देते हैं। इससे क्या होता है, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिससे उसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत आ जाती है, ठीक है। और हम कभी कभी इसमें क्या करते हैं, कार्बन का पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का भी हम इसमें उपयोग कर लेते हैं। आगे आता है फाइबर के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट के घोल में पॉलीप्रोपीन या फिर जो हमारा लेड होता है, लेड के जो रेशे होते हैं हम इनका भी प्रयोग उसमें करते हैं। इससे क्या होती है, सामर्थ्य काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 2 से लेकर 6% तक इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। और इसमें हम रेशों का भी यूज लगभग इतना ही कर लेते हैं। फिर इसमें आता है सल्फो एल्यूमिनेटिव घोल। इसमें क्या होता है, सीमेंट में क्या होता है, 6 से लेकर 10% तक सल्फर और एल्युमिनियम का घोल मिलाते हैं। ये क्या होता है, ये बाद में वहाँ पे जाके एक्सपेंड हो जाता है। तो इसको हम जब उस छिद्र में भरते हैं या फिर उस दरार में भरते हैं तो ये पूरी तरीके से वहाँ एक्सपेंड होकर क्या करता है, पूरी तरीके से अपना स्ट्रेंथ बना लेता है। ये तो अभी तक हो गया सीमेंट के बारे में। अब दूसरा आता है पॉलीमर। अगर हम पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे इपॉक्सी हो गया, पॉलिस्टर हो गया, विनाइल हो गया, पॉलीइथीलीन हो गया, एल्करिक हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मार्सी जगहों पे भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे जगह पे भी इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ निम्न घटक होते हैं, जैसे हो गया द्रव रेजिन हो गया, द्रव रेजिन हो गया, और कठोरता या फिर तराई एजेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कि अभिलाख पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो जो पुरानी व नई कंक्रीट होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जो प्रबलन छड़ होता है ना, उसकी बॉन्डिंग को अच्छी करने के लिए हम अभिलाख पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम आसंजक पदार्थों का लेप लगा लेते हैं जिससे क्या होता है, इनके बीच में कोई करोजन ना हो। आसंजक पदार्थ जैसे इपॉक्सी, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीयूथीरीन, ठीक है, और कुछ इसमें रेजिन्स भी होते हैं, ठीक है ना। और कुछ हम सरफेस इंटरलॉकिंग्स का भी प्रयोग करते हैं, जो कि पुरानी कंक्रीट की जो सतह की दीवार होती है ना,
उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर इपॉक्सी का लेप लगा के हम क्या करते हैं, तब हम इसके ऊपर लेयर लगाते हैं। इससे क्या होता है, बिल्डिंग्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, उसके सरफेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और कुछ मैकेनिकल मेथड्स भी हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बात आती है छड़ों के बदलने की। तो जैसे हम आपको बता चुके हैं कि अगर छड़ थोड़ी बहुत ख़राब हुई हो तो हम क्या करते हैं, छड़ों के ऊपर का लेयर निकाल के उसको उस पर इपॉक्सी लगा के उसकी अच्छी तरीके से लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। छड़ अगर थोड़ा बहुत ख़राब है तो हम उसको थोड़ा बहुत काट लेते हैं, लेकिन अगर छड़ ज़्यादा मात्रा में ख़राब है तो उस पूरे भाग को हम क्या करते हैं, कट करके निकाल के उसकी जगह नया रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो तो आपका रेसा प्रबलित प्लास्टिक होता है, इसका रेट्रोफिटिंग में क्या मतलब है। तो जैसे कि हम आपको बताएं, रेसा जो जो फाइबर हमारा होता है, फाइबर एक हमारा ऐसा मटेरियल होता है जो कि जल्दी कभी ख़राब नहीं होता है, इसकी रिएक्शन किसी से नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, ये जो स्टील होता है इससे 2 से लेकर 10 गुना तक मजबूत हो सकता है, क्योंकि स्टील जो है हमारा ये बाद में करोड हो जाता है बाकी सारी चीज़ों से रिएक्ट करके। इसमें फिजिकल और केमिकल सेक्शंस होते रहते हैं और इसका डिग्रेडेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक एक हमारा ऐसा मटेरियल है जो कि काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ होता है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है ना। और ये काफ़ी चीप भी होता है, ठीक है। इसकी ज़्यादातर किसी तरह रिएक्शन नहीं होती है, अगर कोई केमिकल एक्शन ना हो तो किसी भी तरह से इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो कंक्रीट और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनसे उनके रिएक्शन होने की संभावना काफ़ी कम होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई एक्शन होने की संभावना काफ़ी कम रहती है, ठीक है ना। अब कुछ आता है कि कुछ क्षतिग्रस्त या कमज़ोर जगहों पे हम सीलेंट का भी प्रयोग करते हैं। तो हम आपको बताए ही थे, इसमें 3-4 जगह छिद्र करके उसके अंदर इस चीज़ों को हम भर देते हैं। एल्युमिनियम और प्लास्टिक के जो शाफ्ट होते हैं, शाफ्ट उसमें हम ठोक देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनमें हम सीमेंट कंक्रीट भर के सारी चीज़ें हम आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है। कुछ हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, इसको हम देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा पक्की चिनाई वाले बिल्डिंग होते हैं उसमें रेट्रोफिटिंग के किन किन घटकों की आवश्यकता होती है, तो ये हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। आगे आप कुछ डायग्राम में देख सकते हैं, आप जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को सेट किया गया है, ठीक है। ठीक है, भवनों में जो बॉक्स सेक्शन होता है ये हम आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि बॉक्स सेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो चिनाई भवनें होती हैं उसमें विफलता के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले है तल के बाहर या तल के अंदर जो फोर्स होते हैं उसका लगना, इसकी वजह से भी फेलियर होते हैं। अगर तल के बाहर मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बाहर और उसके अंदर अगर फोर्सेज हमारे कुछ इस तरह के लग रहे हैं तो उससे भी हमारा फेलियर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा डायाफ्राम का फेलियर आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है कनेक्शन का फेलियर आता है, फिर उसके बाद हमारा पाउंडिंग फेलियर और नॉन स्ट्रक्चरल फेलियर आता है। तो इन सारे फेलियर्स की स्टडी जो हमको लगता है हम पिछले चैप्टर में भी पूरी तरीके से कर चुके हैं। और अगर आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं इसका ये बता दूंगा, ठीक है। ढोका चिनाई पत्थर के बारे में, रेट्रोफिटिंग के बारे में ये भी हम बता चुके हैं कि इसमें जो पत्थर है वो 45 सेंटीमीटर कम से कम इसको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें और देखते हैं आपके लिए, जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो हम एक सेकंड वेट करिए, ठीक है। तो फिर हम आगे इसमें कुछ देखते हैं। अब बात आती है कि फाउंडेशन, तो आप देख सकते हैं इसकी हेल्प से हम अपने फाउंडेशन को भी काफ़ी अच्छे ढंग से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन में हम किस किस तरह क्या प्रक्रिया होती है पूरी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो फाउंडेशन का ब्लॉक होता है, हम क्या करते हैं, जो कॉलम होता है कॉलम के साथ ही हम फाउंडेशन को क्या करते हैं, बार्स के थ्रू जोड़ देते हैं और इन दोनों की कास्टिंग हम क्या करते हैं, एक मोनोलिथिक कास्टिंग करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारा कॉलम का हिस्सा है वो नीचे हम क्या किए, फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन ब्लॉक के साथ हम इसको क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं और ऊपर आरसी का जैकेट हम लगा दिए हैं। रीइंफोर्स कंक्रीट का हम क्या करते हैं, जैकेटिंग कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है।
दूसरा आता है जो स्तंभ जैकेट होता है, उसको हम प्रबलन उसके हम बार्स के थ्रू क्या करते हैं, फाउंडेशन से जोड़ देते हैं। तो दूसरा ये भी तरीका होता है। अब कुछ ऐसे रीजंस हैं कि भूकंप के कारण चिनाई के इस्पात समतल या फिर असफलता बताइए। ठीक है, तो जो इस्पात की जो इमारत होती है, जो चिनाई की इमारत होती है, वो क्यों असफल हो जाती है, उसके क्या क्या रीज़न है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो वहाँ पे ऊर्ध्व दरारें होती हैं या फिर जो भी वहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दरारें हैं, उन दरारों में क्या होता है, वो दरारें जो होती हैं वो अर्थक्वेक आने पे क्या होती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं, फिर बाद में डेवलप होकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती हैं। उनके एक्सटेंड करने की वजह से फर्दर काफ़ी तरीके की दिक्कत होती है। अब बात आती है कि कॉलम्स की स्ट्रेंथिंग हम किस तरह करें। तो अभी तक हमने आपको जितना भी पढ़ाया स्ट्रेंथ का तरीका, सेम ही कॉलम के लिए भी अप्लाई होता है। हम कॉलम में क्या करते हैं, कॉलम में हम जैकेटिंग कर सकते हैं, और कॉलम में अगर हम चाहें तो फाइबर रिइंफोर्समेंट प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कॉलम के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर हम क्या करते हैं, जैकेट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कंक्रीट को परिरुद्धित करता है और तथा खंड को मतलब इसको फटने से, भार पड़ने से, फटने से बचाता है। ठीक है, और क्या करता है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है, जिससे क्या है, लोड पड़ने पे काफ़ी ज़्यादा उसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, प्रबलित कंक्रीट संरचना के रेट्रोफिटिंग के बारे में बता चुके हैं आपको। भूकंप से ढांचेदार संरचना के घटकों की विफलता पर प्रकाश डालो, ये भी हम, चलो इसमें हमको थोड़ा सा हम बता देते हैं। आप एक बार डायग्राम को समझ लीजिए, बाकी मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी हमारी बिल्डिंग होती है, इसमें जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं या फिर जो हमारे ऐसे सस्पेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के फोर्सेज आने की ज़्यादा संभावना होती है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका हो गया कॉलम्स और बीम्स का जॉइंट हो गया, या फिर बीम्स और स्लैब का जॉइंट्स हो गया। जो भी हमारे बिल्डिंग में जॉइंट्स हैं, या फिर जो भी हमारा साइड का एरिया है या मीडियम वाला एरिया है, या जहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग्स दिए गए हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये फोर्सेस ज़्यादा आते हैं, और हमारे जो कॉलम होते हैं या बीम्स होते हैं, इनके बकलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, बीम कॉलम के जॉइंट्स पे, स्लैब के जॉइंट्स पे, ऐसे जगहों पे हम क्या करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ जियोमेट्रिकल इरेगुलरिटीज़ के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि नीचे का जो फ्लोर है वो 10 फीट चौड़ा है, और ऊपर का जो फ्लोर है वो 2 फीट या 5 फीट चौड़ा है, तो ये वर्टिकल इरेगुलरिटी में आएगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़ भी होती है। तो जब बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज़ रहेगी, तो बिल्डिंग में फेलियर आने ही आने हैं। ठीक है, वो या तो भूकंप की वजह से आए, या तो वो किसी और रीजन से वजह से आए। ठीक है, इस वजह से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में किसी भी तरीके के इस तरह के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग जो होती है वो पूरी तरीके से आपकी ओपन होनी चाहिए, और जो वहाँ पे सिमेट्री है, वो सिमेट्री आपकी पूरी तरीके से बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग में सिमेट्री होने से क्या होता है, जो आपकी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल बराबर चलती है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हम मास का भी उसमें काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है, जो हमारा मास है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत है, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। जहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आगे आ जाती है कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे ब्रेसिंग्स क्या होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक्स ब्रेसिंग होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जो हमारे कॉलम्स वाले एरिया होते हैं, हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम ब्रेसिंग्स का प्रयोग करते हैं। ब्रेसिंग के प्रयोग करने की वजह से जो हमारे कॉलम्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डायगोनली जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इनमें काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ भी ब्रेसिंग्स देख सकते हैं। ब्रेसिंग्स को अलग अलग तरह से हम अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेसिंग और भी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। ठीक है, और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब मिल नहीं रहा है हमको।
इरेगुलरिटीज़ के बारे में आपको हम बता चुके हैं, हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, ठीक है। देखिए जियोमेट्रिकल इरेगुलरिटीज़ भी हो सकती है, मास इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, वर्टिकल हो सकती हैं, उसके बाद पाउंडिक्स भी हो सकता है, सॉफ्ट स्टोरी का भी हो सकता है, तो ये कई सारी तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। तो 1 मिनट आपसे अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 भी एंड हो गया है। चैप्टर नंबर 8 में अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। पूरा मैंने आपको थ्योरेटिकल भी बता दिया और इस तरीके से भी मैंने आपकी इस तरह पूरी स्टडी करवा दी है। तो अब इसके जो आगे चैप्टर आएगा वो चैप्टर यही रहेगा। अभी हम इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिए, लेकिन फिर भी जब हम आपसे डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर चलते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ओके बाय।